गुड मॉर्निंग। आज हम देखेंगे थर्ड ईयर का चैप्टर पेपर फर्स्ट का फंक्शनल मैनेजमेंट का थर्ड चैप्टर ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, मानव संसाधन नियोजन। मानव संसाधन नियोजन जो है ये किसी भी संस्था के लिए, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत आवश्यक होता है, अति आवश्यक होता है। किसी संस्था को जब चलाया जाता है तो उसमें मानवीय संसाधनों की आवश्यकता उतनी ही पड़ती है जितनी कि हमें किसी अन्य संसाधन की आवश्यकता पड़ती है। जितने भी कर्मचारी जो हमारे यहाँ काम करते हैं वो जब एक कर्मचारी छोड़कर चला जाता है या सेवानिवृत्त हो जाता है तो उसके स्थान पर हम कुछ नए कर्मचारी रखते हैं, ह्यूमन रिसोर्स रखते हैं, और योग्यता सही जगह पर सही प्रकार की योग्यता को ध्यान में रखते हुए कर्मचारियों की आपूर्ति सुनिश्चित की जाती है। तो इसमें हम सबसे पहले देखेंगे कि इस मानव संसाधन नियोजन की अर्थ क्या है, परिभाषा क्या है। तो सामान्य शब्दों में हम कहें तो मानव संसाधन वह प्रक्रिया है जिससे किसी संस्था में कर्मचारियों के भविष्य में आवश्यकता का पूर्वानुमान लगाया जाता है और उस सही समय पर उनका चयन एवं संस्था के लिए उस पद के लिए चयन किया जाता है। इसमें अगर हम कुछ राइटर्स की बात करें तो राइटर्स के में आता है आपका, जैसे क्रिटनर की परिभाषा अगर हम कहते हैं तो मानव संसाधन की भावी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जो नियुक्तियां की जाती हैं या व्यू रचना का विकास किया जाता है उसे मानव संसाधन प्रबंध कहा जाता है या नियोजन कहा जाता है। फिर आता है इसके अंदर, अगर हम इसकी पूरी ऐसे एकमुश्त परिभाषा की बात करें तो मानव संसाधन नियोजन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा संस्था भावी क्रियाओं को संपन्न करने के लिए आवश्यक सुयोग्य कर्मचारियों की संख्या का अनुमान लगाया जाता है। यानी कि जो उस पद के लिए, उस कार्य के लिए योग्य हैं उनकी संख्या का अनुमान लगाया जाता है और यह सुनिश्चित किया जाता है कि जब भी हमें ऐसे कर्मचारी की भविष्य में आवश्यकता पड़े तो यथा समय स्थान पे वो हमें उपलब्ध हो सके, तो वह मानवीय संसाधन नियोजन कहलाएगा। अब मानवीय संसाधन नियोजन की क्या प्रकृति है या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, तो हम ये देखते हैं। पहला आता है कर्मचारियों की भावी आवश्यकताओं का अनुमान लगाना, यानी भविष्य में हमें किस क्षेत्र में कौन से कर्मचारी की आवश्यकता पड़ेगी और वह किस उसकी योग्यता क्या होनी चाहिए। दूसरा, आवश्यकता एवं पूर्ति में संतुलन, यानी जितने हमें लोगों की आवश्यकता पड़ती है उसकी पूर्ति, हमें उतने ही लोगों की पूर्ति जो है हमें प्राप्त हो, इस बात को सुनिश्चित करना। कर्मचारियों की संख्या एवं योग्यता का निर्धारण करना, यानी मानवीय संसाधन नियोजन में अंतर हम उसकी संख्या, हमें कितने चाहिए और उनकी योग्यता क्या है, क्या चाहिए हर पद के लिए, हमें क्या योग्यता के व्यक्ति चाहिए, इसका निर्धारण भी करना होता है। सही स्थान एवं समय पर सही व्यक्ति का चयन करना, यानी नियोजन का प्रमुख उद्देश्य यही होता है मानव संसाधन का कि सही समय पे सही व्यक्ति का चयन किया जाए और वह सही स्थान पर उपलब्ध हो। आंतरिक क्रियाओं एवं बाहरी वातावरण पर आधारित मानव संसाधन नियोजन के लिए कहा जाता है कि इसके जो हम संसाधन की जो प्लानिंग है या आवश्यकता जो है वह बाहरी एवं आंतरिक वातावरण को ध्यान में रख के करते हैं। जिन क्रियाओं को जिस वातावरण में पूरा किया जाता है उनके आवश्यक रूप से ही उसी तरीके से उनका चयन किया जाता है। परिणात्मक पहलू दोनों देखे जाते हैं। जो कर्मचारी मानव संसाधन नियोजन के तहत हमें चाहिए उनका गुणात्मक पहलू भी देखा जाता है और परिणात्मक पहलू भी चेक किया जाता है और उसी आधार पर चयन किया जाता है। फिर व्यापक व्यू रचना, मानव संसाधन नियोजन एक ऐसी व्यू रचना है जिसमें कर्मचारियों के दीर्घकालीन भावी आवश्यकताओं को पहले से ही जजमेंट करके रखा जाता है कि हम किस तरह से उनको प्राप्त करेंगे, उनका विकास करेंगे, उनका अनुरक्षण करेंगे, ये हमें पहले से ही तय करना पड़ता है। विद्यमान संसाधनों की पहचान करना, मानवीय संसाधन नियोजन हमें ये कहता है
कि इसके द्वारा हम भावी आवश्यकताओं का तो निर्धारण करते ही हैं, साथ ही जो विद्यमान संसाधन है उन संसाधनों को भी हम सही प्रकार से जो है कर्मचारियों को हम उनकी क्षमताओं के अनुसार पूर्ण उपयोग करना भी तय करते हैं। फिर निगमीय नियोजन का अंग है, हम कहते हैं मानवीय संसाधन नियोजन संपूर्ण संस्था के नियोजन का भी एक अभिन्न अंग माना जाता है, क्योंकि मानवीय संयोजन के बिना संस्था की नियोजन पूरा नहीं होता। संस्था के नियोजन का पूरक है ये। संस्था के नियोजन का पूरक से तात्पर्य यह है कि मानवीय संसाधन नियोजन के अंतर्गत संस्था के पूर्ण जो योजना बनाई जाती है, तो उसके अंदर सबसे पहला काम ये भी देखा जाता है कि हमें कितने कर्मचारियों की आवश्यकता है, कैसे उनकी आवश्यकता हम पूर्ति करेंगे, ये सब चीज़ें उसके अंतर्गत देखी जाती हैं। फिर आती है सतत प्रक्रिया, एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, क्योंकि किसी भी संस्था में कर्मचारियों की आवश्यकता एक बार अगर हमने ले लिए, चयन कर लिए, तो ऐसा नहीं है कि समाप्त हो जाएगी। ये समाप्त नहीं होती है। कुछ कर्मचारी सेवानिवृत्त हो जाते हैं, उनकी जगह पे नए रखे जाते हैं। कुछ लोग छोड़ के चले जाते हैं, उनकी जगह पे नए रखे जाते हैं, या कईयों का प्रमोशन हो जाता है तो उनकी जगहों पे नए रखे जाते हैं। तो ये एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया मानी जाती है। फिर आता है मानव संसाधन नियोजन के घटक क्या है, कंपोनेंट्स क्या है, तत्व क्या है, किन किन बातों को ध्यान रखा जाता है। जब बात आती है भावी आवश्यकताओं का अनुमान लगाना, एस्टिमेटिंग फ्यूचर नीड, की मानव संसाधन नियोजन का पहला घटक ये कहता है कि भावी आवश्यकता यानी संस्था की योजनाओं, संस्था में हो रहे ये परिवर्तनों, संस्था के विकास विस्तार, इसकी दशा एवं दिशा, बाजार की स्थिति इत्यादि को ध्यान में रखकर ही हम भावी आवश्यकताओं का अनुमान लगाते हैं। विद्यमान संसाधनों की गणना एवं विश्लेषण, मानव संसाधन नियोजन का प्रमुख तत्व विद्यमान जो संसाधन है उनकी गणना भी करना, उनका विश्लेषण भी करना और भावी आवश्यकताओं को भी सक्षम रूप से जानना और उनका विश्लेषण करना कि कहाँ तक हमको उनका उपयोग करने की आवश्यकता पड़ेगी। फिर आता है जो है आपके मानव संसाधन की उपलब्धता पर विचार, मानव संसाधन नियोजन करते समय अपेक्षित कर्मचारियों की उपलब्धता पर भी विचार किया जाता है कि भाई जैसे कर्मचारी हमें भविष्य में ज़रूरत पड़ेगी, क्या वो हमें उपलब्ध होंगे, अगर उपलब्ध होंगे तो कहाँ उपलब्ध होंगे, कैसे उपलब्ध होंगे, उनकी निर्धारित संख्या एवं योग्यता वाले का तय करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि उनकी लागत भी तय करना ज़रूरी होता है। फिर सहायक कार्यक्रमों का निर्माण, फिर ये भी देखा जाता है कि मानव संसाधन नियोजन तभी संभव हो पाता है जबकि ऐसे नियोजन की सफलता से हम आवश्यक सहायक कार्यक्रमों को यथासंभव तैयार कर सकें। मानव संसाधन नियोजन के कई उद्देश्य हो सकते हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल संख्या में कर्मचारियों की उपलब्धता को सुनिश्चित करना, योग्यताओं द्वारा कर्मचारियों की उपलब्धि को सुनिश्चित करना, या अनुकूलतम संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग, या उपयुक्त क्षमता एवं योग्यता की गणना, ऐसे कई सारे जो है उद्देश्य माने जाते हैं। अब हम ये देखते हैं कि मानव संसाधन नियोजन की किसी भी संस्था को क्यों आवश्यकता पड़ती है, उसका महत्व क्या है या उसका लाभ क्या है। तो सबसे पहला जो है वो है कर्मचारियों की भावी आवश्यकता का निर्धारण करना, क्योंकि संस्था ये पहले से निर्धारित करके चलती है अगर कि उससे भविष्य में किन कर्मचारियों की आवश्यकता पड़ेगी, किस योग्यता के कर्मचारियों की आवश्यकता पड़ेगी, तो वह उसी हिसाब से अपने संस्था में कार्यरत लोगों को या जो उसको चाहिए उनको वो कहाँ से उपलब्ध करेगा, वो उस प्रकार से उसको देखता है। तो दूसरा आता है सही स्थान पर सही व्यक्ति की उपलब्धि, यानी मानव संसाधन नियोजन ये तय करता है कि हमें जिस संसाधन की आवश्यकता है, जिस तरीका गुणात्मक चाहिए, जिस तरह की परिणात्मकता उसमें चाहिए, वह संस्था वह सही व्यक्ति हमें उपलब्ध होगा या नहीं होगा, और सही समय पर उपलब्ध होगा या नहीं होगा, या सही स्थान पे उपलब्ध होगा या
नहीं होगा, ये उसकी वो तय करता है, इसलिए उसकी आवश्यकता हमें पड़ती है। फिर योग्य उत्तराधिकारी की उपलब्धि। मानव संसाधन नियोजन इसलिए भी उपयोगी एवं आवश्यक है ताकि संस्था में योग्य उत्तराधिकारी उपलब्ध हो सके। यानी उच्च पदों पर जैसे जैसे मानव संसाधन नियोजन के अभाव में संस्था में उच्च पदों पे उपयुक्त व्यक्तियों की कई बार उपलब्धता नहीं होती है। नीचे के पदों पर तो हमें योग्य व्यक्ति मिल जाते हैं, लेकिन ऊपर हमें योग्य व्यक्ति नहीं मिलते। जब हमें योग्य व्यक्ति नहीं मिलते हैं तो संस्था को हमेशा जो है नुकसान होता है। क्योंकि सही संचालित करने वाले व्यक्ति नहीं होते। फिर परिवर्तनों का सामना। मानव संसाधन नियोजन यह सुनिश्चित करता है कि संस्था परिवर्तनों का सामना करने के लिए तैयार रहे, क्योंकि वातावरण में सभी घटक जो हैं वो परिवर्तनीय होते हैं, जैसे प्रतिस्पर्धी संस्था या बाजार मांग, क्षेत्र, सरकारी नियम एवं नीतियाँ या सांस्कृतिक मूल्य, ये सारी चीज़ें, बाहर का वातावरण और आंतरिक वातावरण दोनों परिवर्तनीय होता है। तो इसलिए हमें मानवीय संसाधन विभाग जो है या नियोजन विभाग है, उसका कार्य होता है परिवर्तनों का सामना करने के लिए संसाधनों को तैयार करना। फिर आता है उच्च प्रतिभा संपन्न कर्मचारियों की उपलब्धि। वर्तमान एक क्षेत्र में हमने देखा है कि प्रतिभा संपन्न कर्मचारियों की आवश्यकता हमें पड़ती है। तो वो जो कर्मचारी हैं उनको सही समय पर सही स्थान पर उन विशेषज्ञों को प्राप्त करना, ये मानवीय संसाधन नियोजन का कार्य होता है। फिर आता है भूमंडलीकरण की आवश्यकता की पूर्ति। वर्तमान में व्यवसाय के ग्लोबलाइजेशन से धीरे धीरे बाजार का रूप बदलता जा रहा है और संस्थाएं जो हैं व्यवसाय कई देशों में फैलाती जा रही हैं, क्योंकि इसके लिए अब हमें वहाँ जाने की आवश्यकता नहीं है। हम इंटरनेट के ज़रिए से वहाँ तक पहुँच सकते हैं और वहाँ पे अपना व्यापार कर सकते हैं। लेकिन हर देश की संस्कृति, उसकी भाषा, उसकी रीति रिवाज, उसकी परंपराएं भिन्न होती हैं। इसलिए इन देशों की परिस्थितियों के अनुरूप कर्मचारियों की उपलब्ध कराना, ये भी मानवीय संसाधन नियोजन विभाग का कार्य होता है। फिर आता है निवेश का सदुपयोग करना। निवेश का सदुपयोग से तात्पर्य है कि मानवीय संसाधन की प्राप्ति, प्रशिक्षण, विकास में भारी धन का निवेश किया जाता है। तो प्रशिक्षण तथा अनुभव से धीरे धीरे मानव संसाधन को और ज़्यादा मूल्यवान बनाया जाता है और कोशिश ये की जाती है कि दीर्घकालीन तक वह संस्था के सेवा में बनाए रखें और उनको जो है संस्था के अनुरूप अपने संस्था के कार्य के अनुरूप ढालते जाएं। फिर आता है सेवी वर्गीय कार्यों का आधार। मानव संसाधन नियोजन जो है सेवी वर्गीय कार्यों का आधार होता है, यानी भर्ती, चयन, प्रशिक्षण, विकास, पदोन्नति, स्थानांतरण आदि सभी सेवी वर्गीय कार्यों को संपन्न इसके द्वारा किया जाता है। फिर स्थानांतरण समस्या का समाधान। स्थानांतरण समस्या के समाधान जो है इसके अंतर्गत हम ये देखते हैं कि कभी कभी अच्छी संस्था को छोड़कर चले जाते हैं, इससे संस्था को हानि होती है और यह संस्था की समस्या जो है बढ़ा देता है। तो नियोजन का मानवीय संसाधन नियोजन का कार्य होता है कि इस समस्या का निवारण करना, कि उसके कर्मचारी जिनके ऊपर उसने पैसा इन्वेस्ट किया है उसके प्रशिक्षण पे, उसको आगे बढ़ाने के लिए, वो उसको संस्था को छोड़कर ना जाए। फिर पिछड़े एवं कमज़ोर वर्गों का संरक्षण। प्रत्येक संस्था जो है उसका सामाजिक दायित्व होता है कि वह अपने जिस समाज में वो रहती है, जिस समाज में वह कार्य कर रही है, उस समाज के कमज़ोर एवं पिछड़े वर्ग के लोगों, समाज के पीड़ित एवं लाचार बच्चों, महिलाओं, अपंग, निराश्रित लोगों के लिए नौकरी का आरक्षण की व्यवस्था करे, उनका संरक्षण करे। यह कार्य भी मानवीय संसाधन विभाग के द्वारा नियोजन के द्वारा किया जाता है। फिर राजकीय नीतियों एवं नियमों की अनुपालना। वर्तमान में कर्मचारियों के कितने घंटे काम करने, महिलाओं एवं बच्चों की नियुक्ति किस आधार पर की जाएगी, कार्य की अवधि क्या होगी, कितने साप्ताहिक अवकाश होंगे, कितने इतनी छुट्टियां होंगी, ये सरकारी नियम और नीतियों के अनुसार उपक्रम में
जो है कार्य होता है। तो इस बात को ध्यान में रखा जाता है कि हम जब ये कार्य कर रहे हैं तो ये मानवीय संसाधन विभाग का कार्य होता है कि वह राज्य की नीति एवं नियमों को सही प्रकार से अनुपालना करे। फिर स्थानीय स्रोतों से कर्मचारियों की प्राप्ति, कोशिश यही की जाती है कि हमें जो भी मानवीय संसाधन के रूप में चाहिए वो उसकी पूर्ति हमारे स्थानीय क्षेत्र से हो जाए, क्योंकि अगर स्थानीय क्षेत्र से होगी तो वहाँ के लोगों को रोजगार प्राप्त होगा और उस स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा। फिर आता है उच्च प्रबंधकों को सुविधा। उच्च प्रबंधकों को सुविधा से तात्पर्य है मानवीय संसाधन नियोजन उच्च प्रबंधकों के कार्यों में सहयोग देता है, क्योंकि वे इस नियोजन के आधार पर संस्था के मानवीय संसाधन की स्थिति समस्याओं को भली प्रकार से समझ पाते हैं और उसके अनुरूप ही मानव प्रबंध संचालन किया जाता है। फिर सेवी वर्गीय लागत में कमी, अगर नियोजन प्रॉपर हो किसी भी संस्था में तो मांग एवं आपूर्ति में संतुलन स्थापित किया जा सकता है और अनावश्यक हम कर्मचारियों एवं प्रशिक्षण को पे पैसा खर्च नहीं करेंगे, उस पे लागत पे हम पैसा खर्च नहीं करेंगे। कर्मचारी आवर्तन में कमी, अगर मानवीय संसाधन नियोजन विभाग अपनी पूर्ण दक्षता से कार्य करता है, योग्यता से कार्य करता है, तो वह व्यक्तियों की समुचित संख्या में नियुक्ति संभव हो पाती है और कर्मचारियों की छंटनी की आवश्यकता भी नहीं पड़ती है और ना ही कर्मचारी संस्था को छोड़कर जाते हैं। फिर आता है निर्बाध संचालन, अगर मानवीय संसाधन नियोजन आवश्यक कर्मचारियों की उपलब्धता सुनिश्चित करता है तो उससे चाहे संस्था को छोड़ के लोग जाएं या अनुपस्थित रहें लोग या वह किसी प्रकार से अक्षम हो पाते हैं, कार्य ना कर पा रहे हैं, तो भी कार्य जो है वो सुचारू रूप से चल सके। तो अभी हमने इस पार्ट में हमने ये देखा कि मानवीय संसाधन नियोजन क्या है, उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक, उसकी क्या प्रकृति है, फिर हमने देखा उसकी क्या किस उद्देश्य से किया जाता है और अंतिम हमने इसमें देखा कि मानवीय संसाधन नियोजन के क्या लाभ है। थैंक यू।